कैल्शियम और विटामिन डी इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शेख मोहम्मद खान। आई एम ए जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर सर्जन। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ऑर्थो स्पोर्ट्स फॉर ए पेन फ्री बॉडी एंड इंजरी फ्री स्पोर्ट्स। हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड विटामिन डी का क्या रोल होता है। हमारे पास में कई बार क्वेरीज आती है कि प्रेग्नेंट फीमेल है, उसे विटामिन डी कैल्शियम किस तरह से लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, नहीं लेंगे तो क्या होगा। छोटे बच्चे हैं, ग्रोइंग एज है, उसमें कैल्शियम का क्या रोल है, क्या वो कैल्शियम नहीं लेंगे तो उनकी बॉडी ग्रोथ में कोई फर्क पड़ेगा, या वो कैल्शियम की ओवरडोज तो ना हो जाएगी, टॉक्सिसिटी तो नहीं हो जाएगी। आज हम इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कैल्शियम होता क्या है। कैल्शियम वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है चूना। चूने में कैल्शियम काफी मात्रा में होता है, लेकिन हम उसे डायरेक्टली डाइट के रूप में नहीं ले सकते हैं। इसके लिए हमें कई सप्लीमेंट्स और हमारी जो नॉर्मल डाइटरी हैबिट्स है उसमें हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। हमारी बॉडी में जितना भी कैल्शियम होता है उसमें से 99% के आसपास कैल्शियम हमारी बोन्स और हमारे दांतों में मौजूद होता है। 1% कैल्शियम हमारी बॉडी में इसके अलावा होता है, उसमें से भी 0.9% हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर में शामिल होता है, मतलब हमारे शरीर की कोशिकाओं में होता है। केवल 0.1% कैल्शियम ब्लड स्ट्रीम में मौजूद होता है। हमारे पास पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि सर हमने कैल्शियम का टेस्ट करवाया था लेकिन ये तो नॉर्मल है। बट यह हमारे बॉडी में नॉर्मल कैल्शियम को पूरी तरीके से इंडिकेट नहीं करता है। मतलब अगर आपका ब्लड में कैल्शियम नॉर्मल है तो हो सकता है फिर भी आपको कैल्शियम की कमी हो। यह पूरी तरीके से आपकी बॉडी में कैल्शियम की स्थिति को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हम कैल्शियम जो खाते हैं या हमारे डाइट में जो कैल्शियम होता है उसमें से भी 100% एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसमें से कितना एब्जॉर्ब होता है, कितना हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म में काम आता है और कितना हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्म में यानी कि हमारी हड्डियों और हमारे दांतों के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आज इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। अब हम जानते हैं कि कैल्शियम और विटामिन डी का आपस में क्या संबंध है। हम जो भी कैल्शियम खाते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ ही हमारी बॉडी में कितना कैल्शियम हमारी बोन्स में जमा होगा, हमारी हड्डियों में, हमारे दांतों में जमा होगा, कितना कैल्शियम वहां से वापस ब्लड स्ट्रीम में आएगा, इस तरह की पूरी कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म विटामिन डी पर डिपेंडेंट होती है। विटामिन डी को सनलाइट विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर में, जब हमारे शरीर पर सनलाइट पड़ती है, धूप पड़ती है तो इसका सिंथेसिस होता है। अगर हमारे लाइफस्टाइल में हमारा अगर धूप में निकलना नहीं होता है तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होने के काफी अधिक चांस होते हैं। विटामिन डी बनाने के लिए हमें जरूरी है हम कि सुबह के समय या शाम के समय जब हल्की धूप होती है तो हमें धूप में निकलना चाहिए। जब हमारी स्किन पर धूप पड़ती है तो यह हमारे शरीर में विटामिन डी बनाने में हेल्प करती है। इसलिए इसका जो है स्किन की कलर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि गोरे लोगों में जब धूप पड़ती है तो यह विटामिन डी का सिंथेसिस बेहतर रूप में करती है। जो सांवले या डार्कर कलर के लोग होते हैं उनमें मेलानिन नाम का तत्व ज्यादा होता है जो कि इसके फॉर्मेशन को कम करता है। अब हमारे सामने कई लोग सवाल पूछते हैं कि कैल्शियम के सबसे अच्छे सोर्स क्या हैं जिनको हम डाइट में पूरा कर सकते हैं। तो हमारे जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है जिसमें दूध, दही, छाछ, पनीर ये सभी आते हैं, ये कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। इसके अलावा सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, अरबी, धनिया ये भी कैल्शियम के अच्छे सोर्स होते हैं। अगर आप फल लेना चाहते हैं तो फलों में खजूर, केला, सीताफल में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। इसके अलावा दालें भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि कैल्शियम की रिकमेंडेड डोज कितनी है। सामान्य तौर पर कैल्शियम की 600 से 800 मिलीग्राम डोज सफिशिएंट होती है। प्रेग्नेंट फीमेल में या लैक्टेटिंग फीमेल जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है उनमें इसकी मात्रा रिकमेंडेशन जो है ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब एक प्रेग्नेंट फीमेल कैल्शियम लेती है तो उसे अपनी मेंटेनेंस डोज के साथ ही गर्भ में पल रहे, बड़े हो रहे बच्चे के लिए भी एक्स्ट्रा कैल्शियम की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह से लैक्टेटिंग वुमन के अंदर अपने मेंटेनेंस डोज के साथ ही जो बच्चे को दूध पिला रही है उसके लिए एक्स्ट्रा कैल्शियम की जरूरत होती है। तो उनमें रिकमेंडेड डोज बढ़ जाती है, उनमें रिकमेंडेड डोज लगभग 1000 से 1500 मिलीग्राम होती है। इसके साथ ही क्या पूछते हैं बच्चों में इसका क्या रोल है। बढ़ते बच्चों में भी रिकमेंडेड डोज बढ़ जाती है क्योंकि उनको भी एक मेंटेनेंस डोज के साथ ही बढ़ते शरीर के लिए एक्स्ट्रा कैल्शियम की जरूरत होती है। विटामिन डी की रिकमेंडेड डोज भी लगभग 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट होती है।
हम इसे मोटा मोटा कह सकते हैं कि आप 1000 इंटरनेशनल यूनिट अगर दिन की लेते हैं तो ये एक सही डोज है। विटामिन डी को पल्स फॉर्म में हम 60,000 इंटरनेशनल यूनिट वीकली दे सकते हैं, जो कि शेशे या लिक्विड फॉर्म में आता है, या फिर इसकी पल्स डोज में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं। पिछले दिनों में विटामिन डी के कुछ अन्य रोल भी सामने आए हैं, जिसके अंदर हड्डियों और दांतों के अलावा विटामिन डी का हार्ट डिजीज में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। विटामिन डी को इम्यूनिटी से भी जोड़कर देखा गया है। मेरे ही एक फ्रेंड डॉक्टर नवेंद्र रंजन की लिखी गई थीसिस में ये बात सामने निकल कर आती है कि विटामिन डी इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके साथ ही यह बोन और जॉइंट के इन्फेक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पिछले दिनों हुई एक रिसर्च में यह भी सामने आया है कि विटामिन डी का साइकेट्रिक रोल भी है। यह देखा गया है कि विटामिन डी की कमी की वजह से डिप्रेशन जैसी समस्या भी देखी जाती है। विटामिन डी को किस फॉर्म में लेना चाहिए, यह भी एक कॉमन क्वेश्चन है। विटामिन डी के मोटे मोटे रूप से 2 फॉर्म होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म और एक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में कोलिकैल्सिफेरॉल आता है। कोलिकैल्सिफेरॉल उन पेशेंट में नहीं दिया जाता जिनको लीवर या किडनी कोई प्रॉब्लम हो, बाकी सभी पेशेंट में दिया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये सस्ता होता है, इसकी अवेलेबिलिटी अच्छी होती है, इसके साइड इफेक्ट भी कम देखे जाते हैं, इसकी रिएक्शन भी कम होती है, इसकी ओवरडोज भी कम होती है, इसीलिए इसको जो है बिना मॉनिटरिंग के दिया जा सकता है। दूसरा फॉर्म होता है एक्टिव फॉर्म, जिसमें अल्फा कैल्सिडायोल हम लोग लीवर डिजीज के पेशेंट में देते हैं और कैल्सिट्रायोल किडनी के पेशेंट दिए जाते हैं। यह महंगा फॉर्म होता है, यह कॉस्टली होता है, इसकी मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। यह प्रमुख रूप से लीवर और किडनी डिजीज के पेशेंट को दिया जाता है। क्या विटामिन डी की तरह कैल्शियम के भी हमारी बॉडी में कुछ अन्य रोल हैं? बिल्कुल। कैल्शियम हमारी बॉडी में बीपी की मॉनिटरिंग, बीपी को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हार्ट डिजीज में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। कैल्शियम अगर हम सही मात्रा में लेते हैं तो यह हमारे शरीर में होने वाले या हो सकने वाले कोलोन कैंसर की संभावना को भी कम करता है। इसके अलावा कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करने में काम करता है। कोलेस्ट्रॉल के 2 मेजर फॉर्म होते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। कैल्शियम एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। एक कॉमन मिथ है कि क्या कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से हमको किडनी स्टोन हो सकते हैं? यह काफी हद तक सही नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में पाए जाने वाले किडनी स्टोन्स कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं, जबकि हम जो कैल्शियम लेते हैं वह कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सिट्रेट होता है। इन जनरल हमारी बॉडी में पाया जाने वाला कैल्शियम ऑक्जेलेट या एक्जेलेट पूल को हम जो सप्लीमेंट में कैल्शियम लेते हैं उसे कम करने में हेल्प करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से किडनी स्टोन होने की संभावना है लगभग नहीं के बराबर होती है। कैल्शियम को किस तरह से सप्लीमेंटेशन कंप्लीट किया जाता है, यह भी एक प्रमुख क्वेश्चन है। कैल्शियम हम लोग सामान्य तौर पर 2 फॉर्म में लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सिट्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट मोर अवेलेबल है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, यह सस्ता होता है, लेकिन कुछ लोगों में लगभग 5% के करीब लोगों में इसकी टॉलरेबिलिटी कम होती है। उनमें कैल्शियम कार्बोनेट लेने पर पेट में दर्द होना, पेट भारी होना या डाइजेस्टिव इश्यूज देखे गए हैं। इसके साथ ही कैल्शियम सिट्रेट जो है उसमें इन सब की प्रोबेबिलिटी कम देखी गई है। अगला क्वेश्चन आता है कि एलिमेंटल कैल्शियम क्या होता है। एलिमेंटल कैल्शियम से मतलब है कि यह हमारी बॉडी में फाइनली स्ट्रक्चर में कितना रोल प्ले करने वाला है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का लगभग अगर आप 1000 मिलीग्राम लेते हैं तो उसमें से 400 मिलीग्राम लगभग एलिमेंटल कैल्शियम होता है और यही कैल्शियम सिट्रेट में लगभग 210 मिलीग्राम के आसपास होता है। एक कॉमन क्वेश्चन लोगों का होता है कि कोरल कैल्शियम क्या है। कोरल कैल्शियम मोटा मोटा रूप से अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट की तरह ही है, लेकिन यह एक्सपेंसिव होता है। अगर आपको कॉस्ट इश्यू है तो आप कोरल कैल्शियम ना लेकर सामान्य कैल्शियम भी ले सकते हैं। अगर आपके लिए कॉस्ट को इश्यू नहीं है तो आप कोरल कैल्शियम ले सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के एब्जॉर्प्शन के अंदर हमारे पेट में पाया जाने वाला एसिड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इन जनरल कैल्शियम कार्बोनेट को हम खाने के साथ लेने के लिए रिकमेंडेड करते हैं, जबकि कैल्शियम सिट्रेट को आप कभी भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। जो पेशेंट पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या फिर एसिडिटी से रिलेटेड मेडिसिन ले रहे हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें कैल्शियम सिट्रेट एक सप्लीमेंट के तौर पर देते हैं।
अगला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बढ़ते बच्चों में कैल्शियम का क्या रोल है। बढ़ते बच्चों में कैल्शियम और विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर उनमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है तो उनमें रिकेट्स और अन्य समस्याएं देखने को मिल सकती है। उनकी हड्डियां टेढ़ी हो सकती हैं, जॉइंट्स कमजोर हो सकते हैं और कई तरह की अदर प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसे हम साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से प्रेग्नेंट फीमेल और लैक्टेटिंग वीमन के अंदर भी कैल्शियम और विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इसे प्रॉपर रूप से अगर रेगुलराइज ना किया जाए तो उनमें लॉन्ग टर्म में कमर दर्द और शरीर के अंदर होने वाला ऑस्टियोपोरोसिस, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। ऑर्थोपेडिक्स और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।